इन चीज़ों को सीखने के लिए मैंने 25,000 रुपये और आधा साल खर्च किया है। तो मैं आप लोगों के 10 से 15 मिनट में से 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। इस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और वो है ई-कैट या किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट। आज की वीडियो आप लोग बेशक मुझसे जूनियर हैं या मुझसे सीनियर हैं, आप लोगों का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। आप लोग हर एक नए मिनट में एक नई चीज़ सीख रहे होंगे और एक पुरानी मिस्टेक से बच रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंस के दौरान मुझे जो मसले मसाइल पेश आए या जो मुझे चीज़ें सीखने को मिली वो सारी आज की वीडियो में कवर कर आप लोगों को दे दूँगा। सो इस वीडियो में इस पूरे 10 से 15 मिनट जो आपकी ज़िंदगी के हैं, ये आपके जो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है उसको डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना है और अगर आप लोगों ने ई-कैट का टेस्ट दे भी दिया तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो गया। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है वो आप लोग अगर अपने गेन कर लोगे तो आप अपने छोटों को बता सकोगे कि यार आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी और ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपने अपने एंट्री टेस्ट के दौरान आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी होने के बाद लाइक लाजमी से करना है, क्योंकि आप लोग और आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको इन चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप बेशक मेरे लेवल के हो, मुझसे सीनियर हो या मुझसे जूनियर हो, ठीक है, ये टिप्स और ये मिस्टेक्स आप लोगों को पता होना या पता कराना मैं अपने ऊपर लाजिम समझता हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने हर एक चीज़ को गौर से सुनना है, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर लाजमी से कीजिएगा उन दोस्तों का जिनका आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एंट्री टेस्ट आने वाला है। किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो फोकस है वो ई-कैट और जो बड़े बड़े मेन जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट है उनमें आने वाली कुछ चैलेंजेस और कुछ जो टिप्स होती हैं वो आप लोगों को मैं देने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारा ई-कैट या किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट होता है वो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को समझने के लिए मैंने थोड़ी सी देर कर दी और इस देर करने का नतीजा ये हुआ कि मेरे 25,000 रुपीज़ और आधे साल का जो टाइम था वो आप कह सकते हैं बिल्कुल खर्च हो गया, ठीक है। मैं वेस्ट नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें से हिस्सा पोर्शन वेस्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं इन टिप्स पर पहले ही फोकस कर लेता या इन मिस्टेक को मैं पहले ही ग्रैब कर लेता तो मैं शायद इस इतने बड़े लॉस से बच सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ फेस मत करनी पड़े, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स के जो पैसे हैं या जो आपका इंपॉर्टेंट और प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और आप लोगों को पहले ही जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में पता चल सके कि अगर आप लोगों ने अपने लाइफ को डिसाइड करना है, उन टर्निंग पॉइंट पर अपने अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल करनी है, तो आप लोगों को किन किन टिप्स की ज़रूरत है और किन किन मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने कुछ ख़ास बताई नहीं, लेकिन ये चीज़ मैंने वहाँ जाकर बैठकर पेपर को अटैम्प्ट कर और एक्सपीरियंस से और कुछ गलतियों से सीख ली हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, बजाय उसके कि जिस बंदे ने खुद एंट्री टेस्ट ना दिया और वो आपसे कहता है अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, 1 सेकेंड भी। तो अब आगे जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो ये है कि जो मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी जब मैं अपने सेंटर में गया जहाँ पर हमने ई-कैट का जो टेस्ट था वो देना था, उसमें जाकर सबसे पहले जो चीज़ मुझे परेशान जिस चीज़ ने किया वो ये था कि जो चीज़ मैं घर से रिवाइज़ कर गया था, ठीक है, जो चीज़ मुझे आती थी उसको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ का एक जो सराउंडिंग्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आपको ना, क्योंकि आप पहली मरतबा ज़िंदगी में आपने पहले कभी इस तरह का टेस्ट नहीं दिया होता, लेकिन जब आप पहली मरतबा उसका टेस्ट देने जाते हो तो आपके अंदर एक हल्का सा प्रेशर होता है, ठीक है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो चिल रहने की या आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि यार मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं या आपकी पूरी बॉडी में ना हलचल मच रही होती है कि यार पहली बार टेस्ट है, कैसा होगा, कैसा अटैम्प्ट कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो इस पूरे सिनेरियो में ये होता है कि आपके जो माइंड में जो चीज़ें होती है जो आप घर से रिवाइज कर गए होते हैं वो आपको हल्की फुल्की भूलना शुरू कर देती हैं। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। इस चीज़ को आप लोगों ने, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा जो मुझे जो रिग्रेट हुआ वो ये था, मुझे इतना पेपर का रिग्रेट नहीं था कि यार मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया, मुझे रिग्रेट इस चीज़ का था कि जो चीज़ मैं पढ़ कर गया था, जो चीज़ मुझे आती थी वो मेरे जहन से कैसे निकल गई। इसकी सिर्फ जो एक मुझे वजह नज़र आई वो ये थी कि मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने सिर्फ 1 से 2 बार उन चीज़ों को पढ़ा था, वो उस टाइम के लिए तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो गई, लेकिन जब पेपर का टाइम आया सराउंडिंग से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होते हैं, तो इस वजह से क्या हो पाया कि मुझे वो चीज़ें थोड़ी बहुत भूलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरे कुछ MCQs जो थे वो गलत होने का अभी
ख़तरा बन गया। ठीक है, तो आप लोगों ने जो चीज़ करनी है, जो आपने सीखना भी है साथ साथ इस वीडियो से, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ पढ़ कर गए हैं कम से कम उस चीज़ को 100% आप लोगों ने करके जानना है। ठीक है, उसकी एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है, 10 से 12 मरतबा उसको रिवाइज़ करना है पेपर हॉल में जाने से पहले। तो अब अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों ने अपनी जो हार्ट बीट है इसको कंट्रोल कर रखना है। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होते हैं, तो मैंने खुद देखा है ये चीज़ बेसिकली मैंने नहीं की, क्योंकि मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि मैंने ई-कैट का टेस्ट देना है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बगैर किसी तैयारी के जाते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। ठीक है, जब आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे होते हो, ठीक है, हर बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व की है। ठीक है, हर बच्चा आपसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए आया होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपके मतलब टेस्ट दे रहे हो, तो आपके अंदर एक हार्ट बीट, क्योंकि ये सारे कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें हर बच्चे ने अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। तो आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ पर कंट्रोल करना है कि आपको किसी किस्म का प्रेशर जो है, एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो। ठीक है, आपकी हार्ट बीट ना घबराए, ना आप लोग अब लिखते हुए आपके हाथ कांप रहे हो, सॉल्व करते हुए आपके हाथ कांप रहे हो, ऐसा काम आपने नहीं करना। ठीक है, इसको एज सच कोई इसको रोकने की टेक्निक सिर्फ यही है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, पीसफुल होकर जाना है कि यार एक नॉर्मल सा टेस्ट है जो कि मैं अपने स्कूल में देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, और अपने जो काम है उसको बिल्कुल सुकून से करना है। किसी किस्म का आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई अगर आप नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें फेल होने के चांसेस नहीं हैं। ये जो अगली जो मैं आपको टिप बताने लगा हूँ ना, इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं खुद घर से कर गया था। ठीक है, और इस चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा था कि हम लोगों ने क्या करना है। जो MCQs है ना, उसको फेज़ के अंदर आपने डिवाइड कर लेना है। जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप जाकर अपने स्क्रीन पर बैठते हैं, ठीक है, जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आपने क्या करना है, अपने माउस से क्या करना है, स्किप का बटन दबाते रहने चलाने। जो MCQs आपको आसान लग रहा है तो उसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। जो थोड़ा सा भी, जो आपसे 3 से 4 सेकंड भी ले रहे हैं ना आपकी स्टेटमेंट को पढ़ने के अंदर, आपने उसको स्किप कर इस तरह एक पूरा राउंड 100 MCQs का कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उन MCQs को अटैम्प्ट करना है जो कि आपको आते हैं, जो कि आसान है। बेशक वो 4 MCQs हैं या 5 MCQs आपको आते हैं, आपने बाकी स्किप कर जाना है। आपका जो एक फेज़ था वो कंप्लीट हो गया। इस फेज़ को कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा आना है और जो उससे थोड़े से मुश्किल MCQs की तरफ है, जिनके स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा हैं या जिनमें थोड़ा सा टेक्निकल आपको सोचना है, आपने उसकी तरफ चले जाना है। ठीक है, इस तरह वो अटैम्प्ट करते जाना है। फिर जो मज़ीद मुश्किल MCQs आएंगे उनको आप लोगों ने स्किप कर देना है, लेकिन जो लीस्ट MCQs, जो मीडियम लेवल के MCQs हैं, उनको सॉल्व करते चले जाना है। इस तरह आपने पूरा 100 MCQs का जो फेज़ है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने दोबारा तीसरे फेज़ की और लास्ट फेज़ की तरफ आना है। अब उन MCQs को सॉल्व करना है जो कि बिल्कुल आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, बाकी जितना भी रिमेनिंग टाइम रह गया है। तो इस तरह आपने 3 फेजेस के अंदर अपने MCQs के टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह आप मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs को अटैम्प्ट कर पाएंगे। जो अगली चीज़ है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि आप लोगों को ये टिप दूंगा जो कि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं सिर्फ 2 फेजेस तक ही पहुँच पाया। ठीक है, यानी कि मैंने पहला फेज़ कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी फेज़ कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा। लेकिन आप लोगों को जो सजेशन है, जो एक्सपीरियंस है, मुझे मिस्टेक मुझे लगी लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि आपने एटलीस्ट, अगर आपने बहुत अच्छे स्कोर तक जाना है ना, तो आपको एटलीस्ट 2.5 फेजेस को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक पूरा फेज़, फिर दूसरा पूरा फेज़, उसके बाद तीसरा। कोशिश करनी है कि पूरा फेज़ ही हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता, टाइम बिल्कुल कम है, तो आधा फेज़ यानी कि 2.5 फेज़ आप लोग MCQs के सॉल्व कर पाएँ, तभी आप लोग एक अच्छे लेवल के नंबर लेकर आ सकते हो। फिर जो अगली चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने में 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो आपने बगैर सोचे समझे, बेशक आपको उसका आंसर आता भी था, आपने उसको स्किप कर देना है। उसको बाद में जब आप इसी तरह करते जाओगे, ठीक है, जिन MCQs की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी हैं, ठीक है, आपने उनको स्किप करते जाना है। जो छोटी स्टेटमेंट या जो छोटे आंसर्स वाले MCQs हैं उनको सॉल्व करना है। इस तरह आप अपने पहला फेज़ कंप्लीट करना है, फिर दूसरे फेज़ में उन सवालों को देखना है जिनकी स्टेटमेंट बड़ी थी या जिनको समझने में आपको टाइम चाहिए था। तो जो भी स्टेटमेंट 5 से 10 सेकंड ले आपकी सिर्फ रीडिंग के अंदर, या आप जिसको रीड ना कर पाएँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट या इतनी टेक्निकल सी स्टेटमेंट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस MCQs को बिल्कुल स्किप कर देना है। ठीक है, उसको बाद में अगर टाइम मिला तो कर लेना, नहीं तो उसको स्किप कर देना है। ठीक है, गलत टाइम सारा उसमें नहीं लगा देना कि रीडिंग में पहले आप 15 सेकंड लगा रहे हो, इसको लिखने में रफ वक्त में आप लोग 5 से 20 सेकंड लगा रहे हो और बाद में टाइम इस तरह गुजरता जाएगा, तो आप बाकी MCQs को कैसे अटैम्प्ट कर पाओगे। तो एक MCQs के लिए आपने बाकी MCQs
उसको ख़त्म नहीं कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चलेंगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा और आपका जो MCQs ठीक होने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो अगली चीज़ आपको बताने लगा ना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होती है, वो ये है कि बार बार अपने टाइम को देख रहे होते हैं। वहाँ पर बाकायदा बच्चे तो ये जो वॉच है वो भी लेकर जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर टाइमर आ रहा होता है, ठीक है। 100 मिनट्स के अगर टाइमर लगे तो बच्चे क्या करते हैं, हर एक आधा सवाल करने के बाद टाइम देख रहे होते हैं, क्या कितना टाइम रह गया। तो इससे क्या होता है, उन पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। टाइम का जो प्रेशर है ना, वो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल प्रेशर है, ठीक है। वो अगर आप लोगों ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो बस आप गए, ठीक है। आपने क्या करना है, टाइम को देखना है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग अपने धुन में करते रहो, MCQs करते रहो, वहाँ पे टाइम ना बचे, ऐसा आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, मैंने जो काम किया था, ठीक है, वो ये है कि 5 MCQs करने के बाद मैं टाइम देखता था, यार भाई कितना टाइम रह गया। उन 5 MCQs को 5 मिनट में नहीं करता था, जितना भी टाइम लग रहा है ना, कुछ सेकंड्स के अंदर उनको सॉल्व करना, जो नहीं हो रहे उनको स्किप कर देना है। लेकिन 5 MCQs करने के बाद मैं टाइम देखता था, या इतना टाइम रह गया। तो इस तरह आपने जितना कम हो सके अपने जो टाइम का प्रेशर है उसको लेना है, ठीक है। सारा जो फोकस है, सारी जो एनर्जी है वो सोचने में नहीं लगा देनी कि कितना टाइम बाकी रह गया, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस एनर्जी को आपने लगाना है अपने काम के अंदर, अपने MCQs के अंदर, कि यार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने कम से कम टाइम के अंदर। तो आपने बेशक आपको अगर वैसे आप रिस्ट वॉच जो है वो लेकर जाएं, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने टाइम का प्रेशर अपने अंदर नहीं लेना। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों में लाजमी से इस चीज़ को शेयर करना है, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रह सकें, और अपने जो बोर्ड के पेपर्स हैं या जो अपने एंट्री टेस्ट के पेपर्स हैं उन सब में अच्छे परफॉर्म कर सकें। जो अगली टिप है जो कि आप लोगों को देना चाहूँगा, वो आप लोग एक टिप भी समझ सकते हैं, आप दूसरों की मिस्टेक भी समझ सकते हैं, जो कि आपने नहीं करनी है। वो ये है कि जो आपको रफ शीट्स मिलती हैं वहाँ पर रफ प्रैक्टिस करने के लिए, MCQs को सॉल्व करने के, वो बिल्कुल इतनी सी होती हैं, ठीक है। तो उनका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको वो सिर्फ 2 ही शीट्स मिलेंगी, ठीक है, 1 और 2 शीट मिलेंगी, इससे ज़्यादा आपको शीट नहीं देंगे। आप उनके पाँव पकड़ लो, वो आपको शीट नहीं देंगे। तो आप लोगों ने पहले ही ऐसा नहीं करना कि बड़ा बड़ा करके आप उस पर रफ वर्क कर रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो, MCQs आंसर निकाल रहे हो। आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है। आपकी माइंड की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप लोग मैक्सिमम कैलकुलेशन अपने माइंड में परफॉर्म करो। कुछ जो होंगी वो आप लोग पेपर पे छोटा छोटा कर अपने कर लो, क्योंकि आपने 100 MCQs को वहाँ पर अटैम्प्ट करना होगा। तो उसके लिए जो शीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम बच जाती हैं अगर आप उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते। सो आप लोगों की ये जो कैपेबिलिटी है ना, माइंड पावर जो है आपकी सॉल्व करने की MCQs को, वो आप प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। उस प्रैक्टिस के लिए मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रिपरेशन की कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों ने स्टार्टिंग से कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है। सो हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि जो आपको जो पेपर आने हैं ना, जिस पे आपने रफ वर्क करना है, वो बहुत ज़्यादा मिनिमम और बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो आपने क्या करना है, अपना हाथ को थोड़ा होला रखना है और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके आपने कम से कम आपने उसका सोल्यूशन पेपर पर करना है, ज़्यादा ज़्यादा अपने माइंड के अंदर करना है, क्योंकि शीट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो ये जो टिप है ये कोई आप लोग को नहीं बताएगा, ठीक है। ये वो बंदा बता सकता है जो कि खुद एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ का और चाहता है, आपका भला चाहता है कि आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगली चीज़ है वो ये कि बिल्कुल तुरम खान बनने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं करना कि मेरे पास टाइम जितना भी है मैं सारे MCQs करके आऊँगा। तो इस चीज़ में कोई बड़ाई नहीं है, इसमें बेवकूफ़ी। अगर आप लोग सारे MCQs कर आती हो लेकिन उसमें मेजॉरिटी गलत हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि यार मेरे मेजॉरिटी सही होंगे तब आप जितने मर्जी कर आओ, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी का यही मसला होता है कि वो सारे MCQs कर आते हैं, उनको लगता है कि हम मैक्सिमम करेंगे तो शायद कोई ठीक हो जाए। उनको ये नहीं पता होता कि यार नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, जो कि आपको जोर की पीछे धकेल कर आपके ऊपर गिर जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन MCQs को अटैम्प्ट ज़्यादा करना है जो जिनका पता हो कि यार ये मेरे कन्फर्म इनका आंसर जो है वो करेक्ट है। जिनका आपको डाउट हो रहा है, बिल्कुल आपने MCQs को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि मे भी वो MCQs आपको फ्यूचर में आपके जो आपने नंबर लिए हैं ना पहले, उसको भी खा जाए, ठीक है। तो आपने सारे MCQs को अटैम्प्ट नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। जितने आप कर सकें, सही कर सकें, उसको आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। जो अगली चीज़ है वो ना मिस्टेक है ना टिप है, वो एक बोनस सी एक मोटिवेशन है। वो ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद ये नहीं समझने बैठ जाना कि यार जो E-CAT है वो बहुत बड़ा पत्थर है। मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जाम्पल देने लगा हूँ, आप बेशक बिलीव करो या ना करो। जब मैं पेपर देकर उठा, हालांकि मेरे कुछ MCQs मैंने छोड़ दिए थे नेगेटिव मार्किंग की वजह से, ठीक है, लेकिन और कुछ MCQs मेरे गलत भी होंगे, लेकिन जब मैं वो टेबल से उठा, मैं यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा
अपने आप को एक सिक्योर फील कर रहा था, ठीक है, बहुत चिल बैठा हुआ था, ठीक है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं थी कि यार मेरे एमसीक्यूज़ रह गए या नहीं रह गए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पेपर में ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको टॉप ही करना है। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई फेल होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, आपके अगर आपने कम एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए तो आपका मेरिट कम होगा, आपने ज़्यादा एमसीक्यूज़ अच्छे पूरे अटैम्प्ट किए हैं, आपका जो मेरिट है वो ज़्यादा होगा। फेल का इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो आप लोग अपने माइंड में ये बिठा सकते हो, जो कि मैंने जाने से पहले ये चीज़ करके प्रैक्टिस कर ली कि यार इसमें फेल कोई नहीं होता, ठीक है, बस आपका मेरिट का फ़र्क आएगा। आपने अपना मैक्सिमम देना है, अपना बेस्ट वर्जन वहाँ पर प्रेजेंट करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आंसर्स हैं वो ठीक करने की कोशिश करना है। इसमें ये नहीं है कि आपके 100% सारे एमसीक्यूज़ ठीक होंगे, लेकिन आपने अपनी को फुल जान लगा देनी है, जी जान से आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को करेक्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सो इससे क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को जो एक बर्डन होता है कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं दूसरा ना कि यार तू तो फेल हो गया, ठीक है, तो उसको बता देना कि भाई इसमें तो फेल कोई होता ही नहीं है, ठीक है, ना ही आपके रिजल्ट कार्ड पर या कहीं लिखा आएगा कि बच्चा फेल हो गया, ठीक है, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट में आपकी सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम शामिल नहीं है बल्कि आपका इंटर का एग्जाम भी शामिल है। तो आपने उसकी तरफ भी उसी तरीके से ही फोकस करके रखना है जो आपने एंट्री टेस्ट के अंदर फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर आप लोगों को उठाना है और आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एंटर करवा देना है, ठीक है। तो ये थी मेरी टिप्स आज की वीडियो में। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको टिप्स भी समझ आई हैं और आपको मिस्टेक्स जो मैंने की, ठीक है, या जो ज़्यादा बच्चे करते हैं वो भी आपको पता चल गई हैं। तो अब आपको उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है, जो मिस्टेक्स आपको बताई हैं और जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करना है और उनको अपने अंदर ही जज़ब करके नहीं रख लेना। अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ ये टिप्स मैंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, ये मैं अपने तक ही रहने देता, ये अपने जो करीबी लोग हैं उन तक रहने देता, मैं आपको ना बताता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो दूसरा बंदा गलतियाँ ना करे और वो भी आगे शेयर करे इस चीज़ को। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें, हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी से याद रखिएगा। अगर आप लोगों को भाई की मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ मुझे इससे मोटिवेशन होगी, मैं मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोज़ में ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, किसी भी किस्म का मसला है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप लोग बेफिक्र होकर वहाँ पर कमेंट करें, आपको कुछ ही मिनटों में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मौजूद है, इसके साथ बेल का आइकन मौजूद होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो एफटी प्रेजेंटेशन की तरफ से आएंगी वो आपको मिल सकें और आप उन वीडियोज़ को देखकर भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिज़ान तनवीर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।